हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग विद्युत प्रभा। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अर्पिता, राहुल, केशव, अर्पित। चलो, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। जितने भी लोग आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग, और जो लोग बाकी में ज्वाइन करेंगे और रिकॉर्डिंग देखेंगे उन सभी को गुड इवनिंग। चलो, हमारा जो यहाँ पे एम है अभी का जो डिस्कस करने का है वो है कि हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का ऑपरेशन देखने वाले हैं। हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे? ट्रांसफॉर्मर का ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। बट किसके साथ करेंगे? लेकिन हम तब करेंगे, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि उसमें कुछ आयरन लॉसेस हो रहे हैं। आयरन लॉसेस हो रहे हैं मतलब क्या कि ट्रांसफॉर्मर में अभी तक जो करंट आप देखे हो ना, एक करंट देखो कौन सी, आईन्यू, जो कि आपका फ्लक्स क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक करंट और होती है जिसको हम बोलते हैं आई डब्ल्यू, ट्रांसफॉर्मर के नो लोड करंट का पार्ट होता है ये, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट या फिर बोलते हैं आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। और इसको इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? नो लोड करंट कंपोनेंट। मतलब हमारे ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स क्रिएट करने के लिए आईएमयू रिस्पॉन्सिबल है और आई डब्ल्यू रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर आयरन लॉसेज। आईएमयू की वैल्यू क्या होती है? रिएक्टिव कंपोनेंट है, वॉटलेस कंपोनेंट है, ये वोल्टेज के क्वाड्रेचर में होता है और 4 to 5% होता है लोड का, फुल लोड का, है ना। और आईएमयू की जो वैल्यू होती है वो फुल लोड करंट का 4 से 5% होगी। और ये क्योंकि क्वाड्रेचर में है इस वजह से हम आईएमयू को एक इंडक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे आई डब्ल्यू को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे? एक्टिव कंपोनेंट हमारा ये वॉटफुल कंपोनेंट है, वोल्टेज के सेम फेज में होता है, इस वजह से हम इसको एक रजिस्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज तो मैं आपको शायद से कल भी बता चुका था, यहाँ पे जस्ट डबल रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, नो लोड जो करंट होता है ना उसकी वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ आई डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आई म्यू का स्क्वायर। तो ये आपका होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। एक बात ध्यान देना, आई म्यू की वैल्यू आई डब्ल्यू से ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन बनता है कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ज्यादा होता है कि आई डब्ल्यू ज्यादा होगा। तो आई डब्ल्यू कम होता है और आई म्यू ज्यादा होता है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आपके यहाँ पे ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें हमारा कर्व कैसे बनता है, ये फेजर कैसे बना, सबसे पहले हमने सप्लाई वोल्टेज लिया, उससे 90 डिग्री पे हमने आई म्यू लिया और आई म्यू के सेम फेज में फ्लक्स लिया, और वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज के सेम फेज में आई डब्ल्यू रखा, है ना। इन दोनों का जो फेजर सम है आई डब्ल्यू और आई म्यू का फेजर सम आपका आई नॉट आ गया। फिर 5 से 90 लैग पे आपने ई वन और ई टू बना दिए। फाई नॉट की वैल्यू, क्योंकि ये आई म्यू बहुत ज्यादा होता है आई डब्ल्यू कंपेरिजन में, इस वजह से जो फेजर जो एंगल है वो आई डब्ल्यू तरफ मूव कर रहा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा पास में इसके, इस वजह से जो एंगल है वो आपका अराउंड 70 to 75 डिग्री यहाँ पे बनता है। और उसकी वजह से जो नो लोड पावर फैक्टर होगा वो आपको होता कितना? 0.2 से 0.25 के आसपास बनता है। तो मतलब ट्रांसफॉर्मर का बहुत ही पुअर पावर फैक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो ज्यादा होती है वर्किंग कंपोनेंट से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पूछा जाए कि आई डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ नो लोड करंट एंड नो लोड पावर फैक्टर, तो याद रखना है आपको, आई डब्ल्यू की वैल्यू होती है आई नॉट कॉस फाई नॉट, और आई म्यू की वैल्यू होगी आई नॉट यहाँ पे साइन फाई नॉट। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे आता है कॉस फाई नॉट और यहाँ पे आता है साइन फाई नॉट। अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे नो लोड करंट को? आई नॉट एट एन एंगल माइनस ऑफ फाई नॉट। माइनस क्यों? क्योंकि लैग कर रहा है इस वजह से। नो लोड पावर लॉस कितना होगा? नो लोड पे जो करंट है उसमें आई म्यू जो करंट है वो पावर लॉस नहीं कराती, सिर्फ आपका आई डब्ल्यू कराता है। तो नो लोड के केस में जो पावर लॉस होगा वो कितना होगा? वी वन इंटू आई डब्ल्यू होगा। इसी को हम बोलते हैं आयरन लॉस। तो कहने का मतलब क्या है? पावर कंज्यूम्ड बाय ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द आयरन लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर। मतलब नो लोड के केस में जो भी पावर लॉस हो रहा है वो सिर्फ आपका आयरन लॉस हो रहा है। तो हम बोलते हैं जो नो लोड कॉपर जो नो लोड लॉस होगा वो आपका आयरन लॉस माना जाता है। नो लोड में आपका सेकेंडरी करंट जीरो होगा, जिसके से प्राइमरी करंट भी आपकी जो प्राइमरी काउंटर बैलेंस करंट वो भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉपर लॉस आपका नहीं होता है। हाँ, नो लोड कॉपर लॉस जो होगा प्राइमरी साइड में जो आई डब्ल्यू की वजह से होगा वो बहुत नॉमिनल होता है और आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, आप उसको इलिमिनेट भी कर सकते हैं। गुड इवनिंग छाया, गुड इवनिंग सोनल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो नो लोड के केस में कैसा बनेगा। देखो, सबसे पहले आपने सप्लाई वोल्टेज दिया, फिर आपका दो करंट आती हैं आई म्यू और आई डब्ल्यू। तो आई म्यू को आपने इंडक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, आई डब्ल्यू को आपने यहाँ पे रजिस्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। इन दोनों का जो फेजर सम है वो क्या बन गया? आई नॉट।
ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपका बन गया यहाँ पे क्या, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ये। अब यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ वोल्टेज कितना V1 है, तो आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे V1 अपॉन आई डब्ल्यू। क्या हो जाएगा, V1 अपॉन आई डब्ल्यू। कोई पूछे यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू कितनी होती है, क्या बोलोगे, V1 अपॉन आई म्यू। और आई डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन कैसा होगा अंडर लोड कंडीशन, मतलब अब हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे लोड भी कनेक्ट कर रहे हैं, उससे क्या होने वाला समझना। सबसे पहले तो आपके प्राइमरी साइड पे एक करंट फ्लो होगी आई म्यू, जो कि आपका फ्लक्स को क्रिएट करने के रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसफार्मर कोर पे फ्लक्स क्रिएट करने के लिए जो करंट रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर में एक करंट और फ्लो होगी आई डब्ल्यू, जो कि यहाँ पे आयरन लॉस को सप्लाई करेगा। हो गया। अब आपने लोड को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, जब लोड को कनेक्ट किया हो तो उसमें सेकेंडरी करंट फ्लो होगी। जब सेकेंडरी करंट फ्लो होगी तो सेकेंडरी एमएफ भी होगा N2I2, और जब N2I2 होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी फ्लक्स भी क्रिएट होगा, और जो सेकेंडरी फ्लक्स क्रिएट होगा वो आपके प्राइमरी फ्लक्स जो मेन फील्ड फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करेगा, तो उसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में φ2 क्या करेगा, यहाँ पे φ को अपोज करेगा, है ना। और जब अपोज करेगा तो मेन फील्ड फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जब यहाँ पे φ2 अपोज करेगा φ को, तो φ थोड़ा सा यहाँ पे वीक होगा क्योंकि अपोज डायरेक्शन में, और जब φ वीक होगा तो ये देख के सप्लाई बोलेगा किसको, कोर बोलेगा सप्लाई से कि भाई और करंट आने दो, और करंट आने दो, उससे क्या होगा, मेरा फ्लक्स एटलीस्ट कांस्टेंट रहे, अभी तो कम हो रहा है, तो मुझे इस φ2 को कैंसिल आउट कराना है। उस φ2 को कैंसिल करने के लिए सप्लाई एक यहां से एडिशनल करंट भेजेगा, जिसको बोलता हूं प्राइमरी काउंटर बैलेंसिंग करंट। ये करंट आपके इतने टर्न्स में से जाके एक नया फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी φ1 डैश, और ये φ1 डैश φ2 को कैंसिल आउट कर देगा, जिससे आपके ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स बचेगा वो कितना बचेगा, φ2 बचेगा। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे कौन कौन से करंट के बारे में बात करी, हमने बात करी सबसे पहले आई म्यू के, फिर हमने बात करी आई डब्ल्यू के, फिर हमने बात करी I2 की, फिर हमने बात करी यहाँ पे I1 डैश की। सीक्वेंस क्या है वो देखना, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे IW आया जो कि वोल्टेज के सेम फेज में होगा आयरन लॉस के लिए, फिर उससे 90 डिग्री लैग पे आपका आई म्यू आया जो कि आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रिएशन ऑफ फ्लक्स के लिए, फ्लक्स क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे E1 आ जाएगा, यहाँ पे E2 आ जाएगा। जब यहाँ पे E2 वोल्टेज आ चुका है, इंड्यूस आ चुका है, लोड यहाँ पे कनेक्टेड है, सर्किट क्लोज हो गया, तो सेकेंडरी करंट फ्लो होगी। जब सेकेंडरी करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे एक सेकेंडरी एमएफ भी क्रिएट होगा, और जब सेकेंडरी एमएफ क्रिएट होगा, कोर का कुछ रिलेक्टेंस भी होगा, तो यहाँ पे सेकेंडरी फ्लक्स भी क्रिएट होगा φ2 डैश, और जब φ2 डैश देखोगे तो वो मेन फील्ड फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको अपोज करेगा। तो जब मेन फ्लक्स आपका वीक होगा तो ये कोर बोलेगा सप्लाई से कि भाई मेरा मेन फ्लक्स कम हो रहा है, तू क्या कर रहा है, तो ट्रांसफार्मर ये जो सप्लाई है यहाँ पे ये बोलेगा भाई रुक मैं भेज रहा हूं, तो ये यहां से एक एडिशनल करंट भेजेगा जिसका काम क्या है, इस I2 के इफेक्ट को कंपनसेट करना, और इस वजह से इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी काउंटर बैलेंसिंग करंट। और ये करंट आपके इतने टर्न से होके एक नया फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी φ1 डैश, और ये φ1 डैश और φ2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके ट्रांसफार्मर पे जो मेन फ्लक्स बचेगा वो सिर्फ φ बचेगा। समझ में आया, ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा फास्ट बताया बट प्रोसेस मैंने आपको पूरी बता दी है, ठीक है। तो यहां पे आपका जो टोटल करंट होगा प्राइमरी साइड का वो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा नो लोड करंट और I1 डैश, इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो टोटल करंट होगा। φ1 डैश की वैल्यू φ2 के बराबर होगी, क्योंकि ये आपका सेकेंडरी साइड का फ्लक्स था, ये प्राइमरी काउंटर बैलेंसिंग का फ्लक्स है, दोनों को आप कैंसिल आउट करोगे तभी तो आपका मेन फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। देखो जो ये φ1 डैश है वो किसकी वजह से आया है, प्राइमरी साइड का काउंटर साइड एमएफ अपॉन रिलक्टेंस, तो N1 I1 डैश अपॉन R, और यहाँ पे हो जाएगा N2 I2 अपॉन R, R से R कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू I1 डैश अपॉन I2। कुछ लोग इसको बोलते हैं I1 अपॉन I2, ये भी अपन सही मान लेते हैं लेकिन एक्चुअली में ऐसा सही नहीं होता है। अगर आप ये फॉर्मूला पढ़े होगे ना कभी आपने कभी ना कभी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला आता है ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, I1 डैश अपॉन I2। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाने जा रहे हैं, बहुत आसानी से बनाएंगे, देखना। सबसे पहले हमने सप्लाई वोल्टेज लिया, सप्लाई वोल्टेज के सेम फेज में IW लिया, उससे 90 डिग्री पे मैंने I म्यू ले लिया, इन दोनों का जो फेजर समय है वो I0 आ गया, और यहाँ पे φ आ गया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे 5 आया ना, 5 से 90 के लेग पे E1 होगा और E2 होगा, ये मिल गया। अब लोड आपका यहाँ पे क्या है, मान लो इंडक्टिव लोड है, अगर लोड इंडक्टिव है तो सेकेंडरी करंट लैग करेगी, तो ये आपका I2 करंट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे phi2 आ जाएगा। अब यहाँ पे I2 है, जब ये I2 कहाँ पे करंट है, ये सेकेंडरी साइड में है, तो प्राइमरी से कितनी करंट हो जाएगी, वो सेम फेज में होगी, मतलब क्या 180 देखो अपोज करवाना है ना, तो I2 का अपोज करवाने क्या करना होगा, प्राइमरी काउंटर बैलेंसी करंट जो कि इसी के बराबर होगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, कितना हो जाएगा I1 डैश, ये देखो इसी के बराबर मैग्नीट्यूड रखना है। अब ये प्राइमरी से दो करंट हो गई, कौन कौन सी करंट, एक हो गई I0, एक हो गई I1 डैश, इन दोनों का फेजर सम कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे टोटल करंट I1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे जो फेजर बनाया मैंने वो इंडक्टिव लोड के लिए बनाया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो phi0 है वो ये था नो लोड पावर फैक्टर, और ये आपका क्या है, लोड वाला पावर फैक्टर। यहाँ पे भी अपना ये शायद से नो लोड वाला ही है, तो लोड वाला पावर फैक्टर है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ये phi1 है ये प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर है, और ये जो phi0 है वो क्या आपका नो लोड पावर फैक्टर है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कौन सा पावर फैक्टर एंगल ज्यादा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, अगर phi1 और phi2 की बात करें, ये आपका phi1 है और ये आपका phi2 है, तो phi1 की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, दैट मीन्स प्राइमरी साइड का जो पावर फैक्टर एंगल है वो ज्यादा है किसके साइड से, सेकेंडरी साइड पावर फैक्टर एंगल से। cos phi1 यहाँ पे क्या है, प्राइमरी पावर फैक्टर, cos phi2 सेकेंडरी पावर फैक्टर, और cos phi0 ये हो जाएगा आपका नो लोड पावर फैक्टर। ये तो क्लियर है कि देखो phi1 और phi0 में ज्यादा कौन है, यहाँ पे phi0 ज्यादा है ना, phi1 और phi0 में क्या ज्यादा है, आपका phi0 ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे पावर फैक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा पावर फैक्टर किसका होगा, आपका cos phi2, ठीक है, फिर होगा cos phi1, फिर होगा यहाँ पे cos phi0। तो सबसे ज्यादा किसका है, सेकेंडरी का पावर फैक्टर। ये आपका पावर फैक्टर एंगल की कम बात हो रही थी ना, यहाँ पे हम पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा किसका पावर फैक्टर है, सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, देन नो लोड का पावर फैक्टर। When power factor of lagging load on secondary side increases, then primary power factor will also increase। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप डायग्राम में देखो जो फेजर मैंने बनाया, अगर आप उसमें सेकेंडरी साइड के पावर फैक्टर को इंक्रीज करते जाओगे, है ना, जो कि आपका लैगिंग है, अगर आप उसको इंक्रीज करते जाओगे तो प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। आप उसको वहां पे करके देख सकते हैं। कैपेसिटी लोड का आप लोग खुद बना लीजिएगा यार, मैं क्यों बताऊं, है ना। एक मैंने बता दिया आपको फेजर बनाना कैसे बनाते हैं, इसको भी चलो बता देता हूं, लेकिन समझना कैसे करना है। सबसे पहले आपने V1 बनाया, इसको मैं आपको बता देता हूं यार, ज्यादा दिक्कत नहीं है, जल्दी में बता देता हूं। सबसे पहले आपने यहाँ पे V1 बनाया, V1 के सेम फेज में IW बनाया, IW मतलब V1 के 90 डिग्री फेज पे आपने क्या बना दिया, यहाँ पे IMU बना दिया, और IMU के सेम फेज में आपने यहाँ पे फ्लक्स बना दिया। इतना तो आपको याद हो गया होगा। फिर आपका IW और IMU का फेजर सम आपके पास यहाँ पे I0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे I0, और जब यहाँ पे I0 आ चुका है, ठीक है ना, यहाँ पे फ्लक्स है, फ्लक्स से 90 के लेग पे क्या आ जाएगा, E1 E2, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे लोड कैपेसिटिव है, मतलब सेकेंडरी साइड जो I2 करंट है वो V2 से लीड करेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास I2। जब I2 यहाँ पे आ गया तो I1 डैश यहाँ पे आ जाएगा, और जब I1 डैश यहाँ पे आ गया तो phi0 मतलब सॉरी ये I0 और I1 डैश का जो फेजर सम होगा, जो फेजर सम आएगा वो आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या, I1, लाइक दिस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमने फेजर बनाया है ना, अगर मैं इसको और इधर शिफ्ट कर दूं तो ये और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका I1 इधर शिफ्ट हो जाएगा कहीं पे। तो कहने का मतलब ये है, कैपेसिटिव लोड के केस में अगर हम यहाँ पे पावर फैक्टर की बात करें, प्राइमरी साइड का जो पावर फैक्टर है वो आपका कुछ भी हो सकता है, वो यूपीएफ भी हो सकता है, वो लीडिंग भी हो सकता है, और वो लैगिंग भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ लैगिंग ही था, है ना। अगर सेकेंडरी का लैगिंग है तो प्राइमरी भी लैगिंग रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास जो पावर फैक्टर है ना, लोड अगर आपका कैपेसिटिव लोड है तो यहाँ का जो पावर फैक्टर है वो यूपीएफ भी हो सकता है, लैगिंग भी हो सकता है, और लीडिंग भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लिखा भी है मैंने, व्हेन लोड इज कैपेसिटिव, जब लोड आपका कैपेसिटिव होगा या लीडिंग लोड होगा, उस केस में जो प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर है वो यूपीएफ भी हो सकता है, लैगिंग भी हो सकता है, और लीडिंग भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन कैसा होगा अगर हम उसमें वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी इंक्लूड कर दें। तो मतलब अभी तक हम यहाँ पे वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं मान रहे थे, अगर हम यहाँ पे R1 और R2 कंसीडर कर लें तो क्या चीजें देखने को मिलेंगे। तो पहली बात ये समझना, सबसे पहले आपने V1 दिया, उसके वजह से यहाँ पे E1 आया, E2 आया, फिर V2 आया, ये सीक्वेंस था। तो मुझे बताओ V1 और E1 में ज्यादा कौन है, V1 ज्यादा होगा ना, क्योंकि सप्लाई किसको दे, V1 दिया, तो क्या बोलोगे आप इसको,
V1 इक्वल्स टू माइनस E1 प्लस I1 R1। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये V1 का वोल्टेज है ना, ये जो V1 का वोल्टेज है वो किसके बराबर है, इसका वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। अकॉर्डिंग टू केवीएल यही होगा ना। केवीएल क्या बोलता है, आपके इस लूप में अलजेब्रिक में वोल्टेज जीरो होगा, मतलब V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस E1 प्लस I1 R1 अकॉर्डिंग टू केवीएल। इसको माइनस E1 क्यों बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, क्योंकि मुझे पता है कि V1 अगर मैं ऊपर बनाता हूं उससे 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री एंगल पे क्या आता है, यहाँ पे E1 आता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो फेजर बनाया मैंने, ये देखो ये V1 है, ये आपका E1 है, तो V1 और E1 में क्या रिलेशन होगा, V1 इक्वल्स टू माइनस E1। अभी तक आपका जब नो लोड, जब आपका वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं, तब आपके पास ये फॉर्मूला था, लेकिन जब वाइंडिंग रेजिस्टेंस आ गया तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू माइनस E1 प्लस I1 R1। ओके, तो इतना क्लियर आपको चीजें हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपका R1 आ गया, यहाँ पे R2 आ गया, तो आपकी जो EMF इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, V1 इक्वल्स टू माइनस E1 प्लस I1 R1, और यहाँ पे E2 हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू V2 प्लस I2 R2, V2 प्लस I2 R2 आपका यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, प्राइमरी साइड कॉपर लॉस कितना होने वाला है, I1 करंट है तो I1 स्क्वायर R1, ये आपका प्राइमरी साइड कॉपर लॉस होगा। सेकेंडरी साइड कितना कॉपर लॉस होगा, I2 करंट है तो I2 का स्क्वायर R2, तो ये आपका सेकेंडरी साइड कॉपर लॉस हो जाएगा। हाँ, इसमें जो पिछले वाले केस में उसमें लीड कर रहा था, बिल्कुल। ओके, तो ये हो गया, तो टोटल कॉपर लॉस कितना होगा, टोटल कॉपर लॉस हो जाएगा आपका इन दोनों का समेशन, I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2, ये आपको हो जाएगा टोटल कॉपर लॉस। तो यहां पे लिखा भी है मैंने, द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड व्हाइल ट्रांसफर वाइंडिंग। देखो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर हम वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ट्रांसफर करें तो क्या होगा, मतलब प्राइमरी साइड जो रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड भेजना है, सेकेंडरी साइड को प्राइमरी भेजना है, तो इसके लिए एक कंडीशन रखी गई, कंडीशन ये रखी गई है कि आप वाइंडिंग को किसी साइड भी ट्रांसफर करो लेकिन उसमें जो कॉपर लॉस करो वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन बताई गई है किसके लिए, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो लिखा है यहाँ पे, द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड while transferring winding resistance from one side to other side is copper loss of that resistance should maintain constant, वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए, so that performance of the transformer should not be affected। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आपके पास जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस था सेकेंडरी साइड का, आपके पास जो रेजिस्टेंस था R2 इधर पे सेकेंडरी साइड था, उसको मैं प्राइमरी साइड लेके आ रहा हूं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जब वो R2 साइड प्राइमरी साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, वो R2 डैश बन जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, R2 बाई के स्क्वायर। मतलब जब आप सेकेंडरी से प्राइमरी आ रहे हो रेजिस्टेंस को लेके, मतलब सेकेंडरी से प्राइमरी है तो क्या हो जाएगा, R2 डैश इक्वल्स टू R2 बाई के स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी ले जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका R1 डैश बन जाएगा, यहाँ पे R1 रहा होगा, वो सेकेंडरी जाके R1 डैश बन जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, R1 इंटू के स्क्वायर, है ना। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, उसमें आप डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी, अगर आप सेकेंडरी साइड से रेजिस्टेंस पूछा है कितना होगा तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे R02, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, R1 डैश प्लस R2, R1 डैश प्लस R2, R1 डैश की वैल्यू कितनी होती है, के स्क्वायर R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। अगर हम प्राइमरी के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम क्या बोलेंगे, R01, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, R1 प्लस R2 डैश, और R2 डैश की वैल्यू कितनी होती है, R2 बाई के स्क्वायर। तो अगर कोई पूछे टोटल कॉपर लॉस कितना होगा तो क्या बोलोगे, I2 का स्क्वायर R02 इक्वल्स टू I1 का स्क्वायर R01 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, मतलब देखो अगर हम इसको देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा समझना आप लोग, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, पहला सर्किट ये इक्विवेलेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं R01, दूसरा सर्किट हमारे पास बन गया क्या, ऐसा कुछ, ये हो गया आपके पास R02, और तीसरा आपके पास जो सर्किट था वो ऐसा था, ये आपका R1 और यहाँ पे R2। देखना यहाँ पे कितनी करंट होगी, I1 होगी, यहाँ पे कितनी करंट होगी, I2 करंट होगी, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, थोड़ा लिख देता हूँ बताने के लिए आपको, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2।
तो इस केस में जो फर्स्ट वाला केस है, इसमें कितना पावर लॉस होगा? इसमें आपका पावर लॉस होगा, टोटल पावर लॉस होगा, जो कॉपर लॉस होगा वो कितना होगा? कॉपर लॉस की वैल्यू हो जाएगी, पीसीयू की वैल्यू हो जाएगी I1 का स्क्वायर, क्योंकि करंट कितनी I1, तो I1 का स्क्वायर R01। इसमें कितना पावर लॉस होगा? पीसीयू हो जाएगा आपके पास कितना? I2 का स्क्वायर R02। और इसमें कितना पावर लॉस हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पीसीयू की वैल्यू I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। तो कहने का मतलब ये जो तीन मैंने फॉर्मूले बताए हैं, कौन कौन से तीन फॉर्मूले बताए मैंने? पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, और तीसरा फॉर्मूला ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। कहने का मतलब ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। और वही चीज मैंने यहां पे लिखी है। टोटल कॉपर लॉस कितना होगा? I2 स्क्वायर R02 बराबर I1 स्क्वायर R01 बराबर ये चीज आपके पास यहां पे मैंने बताई है। अब यहां पे आता है पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप। ये क्वेश्चन बनता है यहां पे। इसकी वैल्यू क्या होती है? पर यूनिट प्राइमरी रेजिस्टेंस ड्रॉप की वैल्यू होती है प्राइमरी साइड कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो कितना हो जाएगा? प्राइमरी कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? I1 R1 अपॉन इसका जो साइड का प्राइमरी साइड का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है वो E1। वैसे कोई पूछे पर यूनिट सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ड्रॉप कितना, तो क्या बोलोगे? I2 R2 अपॉन E2। तो आपसे कोई पूछे टोटल पर यूनिट रेजिस्टेंस कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी साइड, कितना हो जाएगा? I1 R01 अपॉन E1, ये हो जाएगा। अगर कोई पूछे टोटल, देखो इसमें क्या किया हमने, टोटल पर यूनिट, टोटल बोला तो इसने आपने R01 लगा दिया। यहां पूछा टोटल पर यूनिट सेकेंडरी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी बोला, तो आपने R02 लगा दिया आपने। जैसे R01 यहां पे लगाया तो ये E1 बन गया, R02 लगाया ये आपका E2 बन जाएगा। कोई पूछे अगर आपसे परसेंटेज रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, तो क्या करना है? ये जो आपने लिखा है ना, इसमें इंटू 100 कर देना, तो जो ये पर यूनिट में हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको हम बोलते हैं परसेंटेज रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसमें अगर कोई पूछे परसेंटेज रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी, तो क्या बोलोगे? I2 R02 अपॉन E2 इंटू 100। हालांकि इस पे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, तब भी आप फॉर्मूला याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में कभी बन जाए। अच्छा, कहां पे रिपीट करने का बोला आपने? एक बार थोड़ा फिर से बता दीजिए यार। छाया और सोनल, आप दोनों ने बोला रिपीट करने का, मैं अभी मैसेज देख पाया हूं यार। एक बार आप बोलोगे फिर से, कहां पे रिपीट करने का बोला आप लोगों ने? कहां पे रिपीट करने का बोला था आप लोगों ने यार? किस चीज को रिपीट करने का बोला था? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड बताना आप लोग। ये वाली स्लाइड के बारे में बोला आपने, इस स्लाइड के लिए बोला क्या? इस स्लाइड के बारे में बोला क्या छाया आपने? नहीं, इसके पहले वाला, इसके बारे में बोला क्या? इसके पहले भी था कि इसके पहले वाला भी? बताओ जरा। यही स्लाइड किसके पिछले वाला? आप टाइप करके बोल दो। सेम स्लाइड है, आप लिख दो, सॉरी सेम स्लाइड या बैक, जो भी लिखना हो, सेम या ब्लैक कुछ लिख दो, आप यहाँ पे टाइप कर दो, क्लियर हो जाए। डायग्राम से यही वाला, ओके ओके ओके, चलो बता देता हूँ मैं फिर से। देखो, देखो इसको समझना, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर से। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, समझना आप लोग। यहाँ पे क्या बोला मैंने? जैसे मान लो आपका यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, ऐसा कुछ, और यहाँ पे आपका R2, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो ये R2 है ना, वो अभी सेकेंडरी साइड में है, मैं ये चाहता हूं कि प्राइमरी साइड आ जाए। क्या चाहता हूं मैं? प्राइमरी। जब ये प्राइमरी साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? ये R1 तो पहले से था, और जब ये प्राइमरी साइड आएगा तो भाई ये समझो ना कि अभी तो R2 तो पहले से था, इसको मैं R2 तो लिख नहीं सकता, क्या लिखूं मैं? R2 डैश लिख दूंगा, तो ऐसा बन जाएगा सर्किट। तो अब इसकी वैल्यू तो चेंज हो गई, मान लो यहाँ पे 10 ओम था, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। इस R2 डैश की वैल्यू हो जाएगी R2 बाई के स्क्वायर, है ना। ये कहां से आया? इसका एक डेरिवेशन है,
है ना, वो कैसे आया, टॉपलर वाला डेरिवेशन वो आप देख सकते हो, उससे उससे ज्यादा मतलब नहीं कर रखना आपको। ठीक है, दूसरा चीज फिर से देख लो आप यहाँ पे, जैसे मान लो आप फिर से आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ है, आपके पास फिर से यहाँ पे ऐसा कुछ है, ये आपके पास R1 है, यहाँ पे आपके पास R2 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे R1 को R2 के पास लेके जाना, तो सर्किट कैसा बन जाएगा आपके पास ऐसा कुछ, अब आपके पास सर्किट कैसा बन जाएगा ऐसा कुछ, यहाँ पे R2 ये आपका आ जाएगा R1 डैश। अब यहाँ पे R1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 डैश की हो जाएगी यहाँ पे के स्क्वायर R1। कहां से आया, वो आपका डेरिवेशन से आया, लेकिन उस डेरिवेशन को मैंने यहाँ पे नहीं कराया। बस आपको इतना फॉर्मूला याद रखना है, बस हो गया। याद रख लो, सेकेंडरी से प्राइमरी में जाना है तो क्या करोगे आप, उसमें डिवाइड करोगे के स्क्वायर का, और अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी में जाना है तो के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज के, आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, के यहां पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा। के यहां पे आपका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, मतलब N2/N1। के यहां पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसकी वैल्यू क्या होगी, N2/N1। ठीक है, अच्छा इसका एक फेजर देख लो, है ना, ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस का एक फेजर देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे V1 बनाया, V1 के सेम फेज में IW आ गया, उसके 90 डिग्री में यहाँ पे क्या आ गया, IMU आ गया, बहुत अच्छी बात है। और IMU के सेम फेज में यहाँ पे फाई आ गया, फाई देख के आपने तुरंत यहाँ पे E1 और E2 बना दिया, बहुत अच्छी बात सर यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या हुआ सर, देखना लोड यहाँ पे क्या लिया आपने, लैगिंग, लैगिंग से आपने V2 यहाँ देखना, जैसे यहाँ पे किया तो आपने कहा I2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो I2 यहाँ पे आएगा, तो I2 R2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और जब I2 R2 यहाँ पे आ जाएगा तो आप इसको भी बोल सकते हो ना कि आपका जो इक्वेशन होता है क्या होता है, V1 इक्वल्स टू माइनस E1 प्लस I1R1, तो ये E1 तो आ गया है ना। तो ये देखो कैसे बनाओगे, V1 इक्वल टू क्या होता है, माइनस E1 प्लस I1R1, ये आपका माइनस E1 है, उसमें आप I1R1 को ऐड कर दो। I1 कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, I नॉट था, इसमें I1 डैश मिला के क्या बना दिया आपने, इसको I1 बना दिया, I1 बन गया फेजर सम करके। I1 जो आपके पास यहाँ पे आया है, ये आपके पास जो I1 आया है ना। अब यहाँ पे जो ये क्या I1R1 कैसे बनाओगे, वो आप I1 के सेम फेज में रखोगे, देखो ना इसके पैरेलल रखा आपने, इसके पैरेलल आपने क्या ड्रॉ किया है, I1R1, ये देखो जो ये लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, उसके पैरेलल में आपने यहाँ पे I1R1 किया, तो ये आपको मिल गया V1। तो यहाँ पे आपने I1R1 को ऐड किया कि नहीं किया, किया। सिमिलरली आपका जो इक्वेशन होता है V2 इक्वल्स टू माइनस E2 प्लस I2R2, तो सेम चीज यहाँ पे लगा दो, V2 इक्वल्स टू माइनस E2 प्लस I2R2, तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास यहाँ पे दोनों ये इक्वेशन आपके सेटिस्फाई कर रही है। तो ये आपका फेजर हो गया जब आपके पास R1 था और R2 था। हालांकि एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपको चार ऑप्शन में कोई फेजर बना के दे दे और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा फेजर सही है कौन सा फेजर गलत है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, बट तब भी मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो इतना पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें हम इफिशियंसी, लॉसेस और रेगुलेशन वाला पार्ट और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और जो भी आपको इस वीडियो के बारे में बोलना हो, जो भी आपके कमेंट्स हो, वो आप यूट्यूब पे जरूर दीजिएगा। और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ।